आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के किन किन चीज़ों पे अभी हमें आगे ध्यान देना चाहिए। हमारे जैसे कि पेपर आ रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा पेपर 15 फ़ैब से शुरू होने वाला है और 15 मार्च तक लास्ट होगा। तो ऐसे कौन ऐसे टॉपिक है जिन पे अभी हमें फोकस करना चाहिए, हम उस पर आगे बात। तो हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार और आज हमारे साथ हैं राघु भैया, जो पिछले कई सालों से लगभग 7-8 सालों से क्लास 10th के और क्लास 9th के बच्चों को ट्रेन करते आए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा ट्यूशन का पिछले 7-8 सालों में। तो अभी हम बात करेंगे कि इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा इन्होंने अपने कोचिंग में क्या एक्स्ट्रा करवा रहे हैं बच्चों को, और आपको भी ऐसा क्या करना चाहिए जिनसे कि हमारा पेपर जो 10th का और 12th का शुरू होने वाला है और वो 15 फ़ैब से शुरू होकर 15 मार्च तक जो चलने वाला है, उसमें अभी से आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है और किस प्रकार से हमें रूटीन को मेंटेन करना है और क्यों हम और कैसे हम कर पाएंगे, उस पर हम बात करेंगे आज अपने प्यारे राघु भैया से। तो हम इनसे एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और आपको इनके बातों को गौर से सुनना है और उन पे अमल करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे राघु भाई से रहेगा कि ऐसा कौन सा 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे अभी हमारे क्लास 10th के बच्चों को ध्यान देना चाहिए और उससे उस प्रकार से करके वो अपने एग्जाम की सही से तैयारी कर। तो पॉइंट वाइज मैं बताऊंगा एक एक पॉइंट को कि किस तरह से अभी के समय में तैयारी करें, खास करके बच्चे की अच्छा से अच्छा हो सके उनका। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि आप इस बात को ध्यान से पूरा निकाल दो कि मेरा कोई पेपर आने वाला है। इस बात को ज़्यादा सीरियस लेकर के चलोगे तो दिक्कतें बढ़ेगी, माइंड प्रेशराइज होगा। माइंड प्रेशराइज में थोड़ा सा इश्यू ही आती है। आप पे अभी बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी क्या होंगे, प्रेशर होंगे, जैसे कि आपके पेरेंट्स देते होंगे, टीचर्स देते होंगे, स्कूल देते होंगे। ये सब प्रेशर को एकाएक झेलना थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर होता है सर, इसको ध्यान पे रखना ही पड़ेगा। एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक ऐसा क्या होना चाहिए, पहला बात इन्होंने बात करी कि हमें इस बात को ज्यादा प्रेशराइज लेके नहीं चलना है कि पेपर आ गया पेपर आ गया पेपर आ गया। हमें इन बातों पे ज्यादा ध्यान देना है कि अभी हमारी क्या छूट रही है और किस चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें इस बात को लेकर चलना चाहिए कि पेपर आ गया तो पढ़ना है। आपने पढ़ा होगा तो आपने बहुत अच्छा पढ़ रखे होंगे तो उनको भी प्रिपेयर करना है। पहला टॉपिक हो गया सर का। दूसरा टॉपिक ऐसा क्या होना चाहिए सर जिन पे बच्चों को अभी फोकस करना चाहिए? सर अभी तो पहले जो इनका सिलेबस है, जिनको वो उसने पूरे साल समझा है, उस पूरे साल सिलेबस को जो समझा है, तो मेरे ख्याल से दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी के इर्द गिर्द रहे। एनसीईआरटी से ज्यादा अगर डीप में भागोगे तो कोई भी आपको सजेशन दे सकता है, ये बना लो, वो बना लो, फला कर लो, ये कर लो, उसमें मत जाओ। आप सीधे एनसीईआरटी के आसपास घूमो और जो सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए चलो। अगर उसको फॉलो करते हो मार्क्स अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना लो, तो ये मेरे ख्याल से सही रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी को लेकर के चलते हैं। आपको एक चीज तो पता है कि बच्चों को कि बेसिक और स्टैंडर्ड का है मैथ में, तो स्टैंडर्ड में कुछ क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ बुक आते हैं, लेकिन बेसिक में ज्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी से बाहर के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। साइंस भी वही फील्ड करती है, साइंस भी कहती है कि आप एनसीईआरटी को करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लो कुछ और उसके बाद एनसीईआरटी को डीप में पढ़ो और जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है तक समझ पाया हूँ। इनका अभी फिलहाल कहने का मतलब है दूसरा पॉइंट कि अभी ना हमें ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। आपने पूरा साल जो भी पढ़े हैं एक साल में उन्हीं को आपको जितना हो सके रिवाइज करें। नया चीज को पढ़ने के लिए जाएंगे तो जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो भी हो सकता है कि आप भूल जाएं। तो हमें यहाँ से करना है कि जो भी आप एनसीईआरटी को मेन फोकस में लेके चलना है कि एनसीईआरटी को जितना ज्यादा हो सके बनाएं और नई चीजों की तरफ नहीं भागे कि कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको बिल्कुल नहीं आता और उसी के पीछे आप लगे पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि जो आपको आ रहा है वो भी आप छूट जाए और वो भी आपके पेपर में ढंग से नहीं क्लियर कर पाए। तो हम कहना चाहेंगे और सर भी यही कह रहे हैं कि नया चीज को अभी ना पढ़ें और जो आप पढ़ चुके हैं पूरा साल वो अभी आप जितना ज्यादा हो सके उसी का रिवीजन करते रहो और सेंटर में एनसीईआरटी को लेकर चलें। तीसरा क्वेश्चन सर, तीसरा टॉपिक आप जो बताना चाहें बच्चों को। दो टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा सर। अब ये देखना पड़ेगा कि बच्चों को लास्ट समय पर अब क्या करना है, क्योंकि वो बच्चे ही स्कोर कर पाएंगे जो इस पूरे साल में मेहनत की है। अब मैन हमारा वीडियो जो है उन बच्चों के लिए भी है जो नहीं भी पढ़े, हाँ, उनके लिए भी है। तब उनको क्या करना चाहिए, तो उनको आप सिंपल सा ये चीजें कर सकते हो। सीबीएसई हर साल क्या करती है, अपना एक सैंपल पेपर जारी करती है हर साल, और वो ये बता देती है कि पैटर्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 अगर है तो 26 में कौन से चैप्टर का क्वेश्चन पूछूंगा, ये भी हिंट दे देते हैं। अगर आपको ये हिंट मिल गया कि क्वेश्चन नंबर 26 इस चैप्टर का होने वाला है, तो आप सीधा सीधा फॉलो करो, सीबीएसई के सैंपल पेपर को बनाओ। मैन तो एक चीज इस पे चले जाओ, सीबीएसई के सैंपल पेपर को बना लो जो उसने लगभग अगस्त वगैरह में ही जारी कर दिए।
अब सोचो 4 महीने बीत गए, बहुतों को तो ये पता भी नहीं रहता कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर भी जारी किया, तो उसको एक बार बना लो। एनसीईआरटी के मैंने कह दिया कि उसको तो आप कर ही लो, साथ में एक काम अगर कर सकते हो वो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी है कि वो एज ए स्टूडेंट छोड़ करके एज ए टीचर बन जाए, जैसे कि उनके कोई सहपाठी होंगे, दोस्त होंगे, उनको वो गाइड करें। गाइड करने से जो नॉलेज बढ़ेगी वो मुझे नहीं लगता कि स्वाध्याय से भी बढ़ने वाली है। अगर सैंपल पेपर उसने बना लिया है तो 5 को लेकर के आराम से गाइड करे, उससे उनका भी भला है और साथ में इसका भी भला है, तो दोनों काम जो होगा उसके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तीसरा पॉइंट सर का रहा बहुत अच्छा कि इन्होंने दोनों बच्चों को टारगेट करा है कि जो बच्चे पढ़ लिए उनको तो पता है कि उनको क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है, बट जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको क्या करना है, सिंपल पेपर पे ध्यान देना है कि किस प्रकार से सीबीएसई या हमारा जो दिल्ली बोर्ड है किस प्रकार से अपना लॉन्च करा है अपना सिंपल पेपर, उसको फोकस करें। और दूसरा पॉइंट इनका इसी में रहा कि द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग, है ना, कि आपको जितना ज्यादा टीच कर सकते हैं उतना अच्छा होगा कि आप लर्न कर सकते हैं, है ना। तो सीखने की सबसे अच्छा इन्होंने बात बताई कि आप सिखाना शुरू कर दें, जितना अच्छा सिखाएंगे आप हो सकता है उसी प्रकार से सीखते चले जाएं। तो तीसरा पॉइंट यही रहा। चौथा पॉइंट आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कि बस वही 15-20 दिन बचे हुए हैं और उन्हीं में जो करना है उनको करना है। जो बच्चे सब बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए 2 उपाय हो सकता है कि पहला उपाय तो ये है कि आप हर एक चैप्टर में से, अब जो नहीं पढ़े हैं इस बात का तो तय है कि मैथ लिए होंगे तो वो बेसिक लिए होंगे, ये बात तय है। अगर बेसिक लिए हैं तो हर एक चैप्टर में से मैं अपने वीडियो पर एक पीडीएफ भी डाल दूंगा कि उसको वो क्या करे, हर एक चैप्टर में से कुछ कुछ चीज़ों को छांट करके, जैसे अगर चैप्टर 1 है तो 1.3 एक्सरसाइज है, उसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर साल रिपीट कर जाता है, लगभग हर साल। अब √3 है तो √3 एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है, तो आप इसको ये समझ करके कि √m है, √m एक अपरिमेय संख्या है, इसको समझ करके बना लो, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, कुछ भी आ जाए आप कर सकते हो, सिंपल सा चीज है। उसके बाद ऐसे ही सेकंड चैप्टर में, सब चैप्टर में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो बार बार सीबीएसई रिपीट करती है। आप बच्चों को ये लगता होगा कि एग्जामिनर बैठते हैं फिर प्रश्न बनाते हैं, ऐसा नहीं है, वो ज्यादातर वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं जो क्वेश्चन पहले सालों में पूछा गया है। और ये जो बोर्ड वाला सिस्टम है ना सर, ये शुरुआत हुआ था 2018 में, और ये 2018 में शुरू हुआ, अभी तक 2023 हुआ है। तो मैंने जितना गेस किया है इसमें एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया है बोर्ड, जितना मैंने अभी किया, मेरे पास इससे पहले से भी बैचेस पढ़ रहे हैं और मैंने यही गेस किया। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ जारी कर दूंगा ताकि 50 क्वेश्चन का सेट आप लोग बना लो, गारंटी लेता हूं उसमें से 20 से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में। आप लोग पक्का करो तो पासिंग मार्क्स क्या वैल्यू रखता है, आप आराम से स्कोर भी कर लोगे बढ़िया से। ओके, तो चौथा पॉइंट उन नालायक बच्चों के लिए था जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, और उनका सर का कहना है कि हम इसी वीडियो में एक पीडीएफ जारी कर देंगे जिसमें प्रत्येक चैप्टर का जो होगा चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिनमें सर का कहना है कि मिनिमम मार्क्स तो उतना कर ही लेंगे जो कि आप उतना में पास कर जाएं, कम से कम आप पास कर जाएंगे अगर उतना क्वेश्चन सबके सब कर लिए हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी आप सबके लिए। और जो बच्चों को अभी तक ये लग रहा है कि ये ज़्यादा हमारे लिए मायने नहीं रखता कि क्लास 10th में फेल करें या पास करें, तो उनके लिए हम सर से कुछ एक क्वेश्चन करेंगे कि इनका हमारे फ्यूचर में, हमारे कैरियर में किस प्रकार से 10th वैल्यू करता है, किस प्रकार से इनका सर्टिफिकेट वैल्यू करता है। हम सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा जगह पे यूज नहीं है, बट इनका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली हमारे लाइफ पे बहुत ज़्यादा होता है क्लास 10th के सब्जेक्ट सर्टिफिकेट का। तो उस बारे में सर से क्वेश्चन है कि क्या इम्पैक्ट रहता है सर अपने करियर पे क्लास 10th का, और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर 10th का अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखो आप तो बस एक है, वो इम्पैक्ट है 11th में एडमिशन। ओके, बस, और उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कहीं पे कोई इम्पैक्ट है, लेकिन मानसिक रूप से काफी इम्पैक्ट है उसका। मानसिक रूप से क्या इम्पैक्ट है, ये है कि आपको पहली बार आप पब्लिक में अपनी रिजल्ट को लेकर के जा रहे हो। इससे पहले जितना भी रिजल्ट आया वो आपका क्या था, छुपा हुआ था, बिल्कुल आपके परिवार तक सीमित था। 10th पहला क्लास होगा जहां पर आपको सोसाइटी जज कर लेगा कि आप कैसा हैं, आप कैसे हैं और आगे आपका करियर कैसा होने वाला है, ये जज कर। ये जजमेंट का मौका ही मत दो सोसाइटी को, इसलिए 10th में स्कोर करो। 11th में तो आपको मार्क्स आ ही जाएंगे, 11th में आप सब्जेक्ट भी ले लोगे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहां से अगर आप सोच लो कि मुझे साइंस पढ़ना है, उसके बाद मार्क्स आपका 10th का कोई ज्यादा रोड़ा बनने वाला है नहीं। बहुत सारे उपाय है जहां से हम 11th में एडमिशन ले सकते हैं। ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि 11th क्लास में एडमिशन में ही 10th का मार्क्स कम आता है, बाकी कोई भी कंपटीशन की जगह पे अब इसकी वैल्यू तो उतना ज़्यादा नहीं रहा। और जैसा कि नीट आया है
तो नीप आने के बाद से मुझे लगता है कि ये 10th वाला सिस्टम बहुत जल्द खत्म ही कर देगा। 9th to 12th को ग्रेड सिस्टम में बदल देगा, जहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो जाएगा। तो बस हो गया फिर सर, जैसे ग्रेजुएशन चलता था वैसे ये चलेगा, ये वाला सिस्टम हो जाएगा सर। चलिए, पॉइंट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इसमें जो है आपको सोसाइटी बिल्कुल जज करेगी, और हमें भी जज किया गया था, सर को भी जज किया गया था, और सब आपको पहली बार एज बिल्कुल इंटरनेट पे आपके रिजल्ट को खोल के देखेंगे, आपकी पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि आपने कहाँ पे और क्यों पढ़ा और कैसे पढ़ा, वो सब चीज़ आपको पूरे सोसाइटी के सामने होगी। तो और एक चीज़ और सर ने ऐड करा कि जैसे कि हम सब ना एक कहावत या बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनते रहते हैं कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, कांट डिसाइड योर फ्यूचर, बट इट्स शो योर सिंसियरिटी, कि आप कितना सिंसियर थे। आप क्लास 10th में, क्लास 9th में, वो चीज़ आपको फ्यूचर में दिख जाएगी। फ्यूचर में जो भी आप जहाँ पे भी जाएंगे तो आपके क्लास 10th में अगर जिनका 400 मार्क्स है या 450 मार्क्स जो ला रखे हैं, जो 250-200 ला के रखे हैं, या जिनका एक बार फेल हुआ है, ग्रेड लेके पास हुए हैं या फिर कंपार्टमेंट देके पास हुए हैं, उनके सिंसियरिटी में आपको फर्क दिख जाएगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो इन पे सर की कहना यही है कि पढ़िए, अभी जितना भी है हमारे लाइफ पे इतना ज़्यादा करियर वाइज इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बट सोसाइटी आपको यहाँ से जज करना शुरू कर देगी। आपकी सिंसियरिटी देखी जाएगी इसी बेसिस पे कि आपने क्लास 10th में क्या स्कोर करा है। उसके बाद आपको आसानी से क्लास 11th में एडमिशन मिल जाएगा। आप जो भी ग्रेड चूज करना चाहें, जिस भी फील्ड में जाना चाहें, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहें, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपने स्कोर ढंग से नहीं करा और अगर सीरियस होकर नहीं पढ़े अभी से भी, तो आपको वहाँ पे भी तो प्रॉब्लम होना ही होना। और तीसरा पॉइंट रहेगा सर अभी हमारा कि जैसे कि अभी हमारा 15 फेब से क्लास अपना पेपर शुरू होने वाला है और 15 मार्च तक चलने वाला है, राइट? बिल्कुल। तो अभी से बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, कितना बजे उठें और कितना समय किस सब्जेक्ट पे दें, कैसे करना चाहिए सर? 15 दिन और बच रहे हैं सर। इसके लिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। अब दिल्ली है तो दिल्ली का स्कूलिंग सिस्टम आप देखिए, 2 शिफ्ट में स्कूल होते हैं, सुबह शाम दोनों। यानी अगर देखा जाए स्कूलिंग सिस्टम को, तो सुबह जो 7 बजे स्कूल शुरू होता है, शाम को 6:30 खत्म होता है। 2 शिफ्ट होते हैं, गर्ल्स बॉयज के अलग अलग। बिहार चले जाएंगे तो सुबह दिन में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। तमिलनाडु जाइए तो अलग टाइम है। वो डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे कि कैसा कहाँ पे कौन सा स्कूल चल रहा है। तो इसलिए रूटीन प्रॉपर बता पाना तो मुश्किल है कि उनको कैसा रूटीन बनाना चाहिए, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग बनाए। अगर अपने अकॉर्डिंग वो बनाता है कि मुझे किस तरह से किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, वो तो कोई पर्सनल बच्चा ही समझ सकता है ना सर कि कितना डीप में उसने तैयारी कर रखे है। अगर किसी का बहुत ज्यादा डीप है, ओनली टेस्ट देने का काम करे और दोस्तों से बातचीत करे और दोस्तों से बताएं, उनको साझा करें, अपनी चीज़ों को आपस में डिबेट करें, ये सब एक बढ़िया पॉइंट आ सकता है। लेकिन जिनकी तैयारी कमजोर है उनको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, हार्ड रूटीन बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रेशराइज्ड नहीं कर रहा हूँ, बट इसलिए ये कह रहा हूँ कि उनको हार्ड रूटीन बनाना पड़ेगा ताकि स्कोर आप कर सको। आप उतना मार्क्स स्कोर कर लो, यानी आप ना उतना मार्क्स स्कोर कर लो जिससे कि आप 11th में एडमिशन ले लो सारे सब्जेक्टों में। आप स्कूल जाओ और आपको ये ना कोई बोले कि मैं आपको साइंस नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको कॉमर्स नहीं देने वाला हूँ। अगर ये कोई आपको बोल देता है तो समझना मेरी बेइज्जती हो गई, मतलब 10th में पढ़ाई नहीं किया। आप रिस्पेक्ट के साथ आर्ट्स ले लो, बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट के साथ लो। आप स्कोर कर लिए तब जाकर के आर्ट्स ले लो तो बहुत बड़ी बात है सर। मैं तो यही कहना चाहूँगा, रूटीन अपने अनुसार बनाए और अपने अनुसार बना करके अपने चीज़ों में ढाले तो बहुत ही बेहतर बात होने वाली है। चलिए, तो बच्चों जैसा कि आपने सर से सुना कि अभी हमें किन 4-5 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले सर ने सबसे पहली बात करी कि इस बात को एज अ प्रेशर नहीं लेना है कि हमारा पेपर आ गया, पेपर आ गया, पेपर आ गया, 15 दिन बाद पेपर है। इन बात पे ज़्यादा फोकस ना करके हमें इन बातों पे फोकस करना है कि क्या क्या हमारा ऐसा है जिसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके उसको सही किया जा सकता है, उन पे फोकस करें। दूसरा चीज़ उन्होंने बात करी थी उसी में कि हमें किस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है, और जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गई है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से हम आपसे मिलते रहेंगे। और जैसा कि सर ने आपको बताया, आप उसको अमल करके देखिए और हमें पूरी आशा है और गारंटी देते हैं कि आपकी रिजल्ट अच्छी होगी, क्योंकि हमारे संस्थान का रिजल्ट पिछले 7-8 सालों से कंटिन्यू अच्छा रहा है और इन्हीं के बदौलत रहा है। ये हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को, और भी डिफरेंट टीचर के साथ। तो इनको पूरा एक्सपीरियंसेस हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बच्चों को किस प्रकार से ट्रेन करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।